हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। तो आज हम CGTT 2022 जो कि 18 तारीख को 18 सितंबर 2022 को परीक्षा होनी है, उसके मॉर्निंग शिफ्ट के मतलब जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक पात्रता होती है, उसके 5 खंड होते हैं जिसमें हम मैथ्स के खंड का वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर पेपर 2016 में जो टेट हुआ था उनके मैथ्स के 30 प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो लॉजिक लगा हुआ है उन क्वेश्चनों पे उसको बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है, रीड करते हैं इसे। भारत में एक स्थान 75 डिग्री ई है तथा उस स्थान पर वर्तमान समय 8 AM मतलब सुबह के 8 बजे हैं। तब ग्रीनविच 0 डिग्री पर में उस क्षण समय क्या होगा, जिसमें दिया हो गया है 1 डिग्री ई बराबर कितना दिया है, 4 मिनट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा क्या है इसके बारे में आप समझते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर बोला है 8 बज गया है, 8 AM, सुबह के 8 बजे हैं, ठीक है। 1 डिग्री ई बराबर कितना मिनट, 4 मिनट कह रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 75 डिग्री ई है, मतलब 75 गुना हो जाएगा। तो 4 गुणित 75 करेंगे तो आप पाएंगे 300 मिनट। 300 मिनट को हम 5 घंटे मानते हैं, ठीक है। 300 मिनट को हम क्या करते हैं, 5 घंटे मानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, बोला है भारत में एक स्थान 75 अंश ई है, उस स्थान पर वर्तमान समय जब 75 हो गया तो 8 बज रहा है। तो जो 75 पीछे मतलब कितना समय, डिग्री में 75 पीछे जाएंगे तो समय में 5 घंटे आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो जब हम 5 घंटे पीछे जाएंगे तो हमारे पास टाइम हुआ रहेगा 3 AM, मतलब सुबह के 3 बजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर बढ़न बढ़ना, ये बढ़न नहीं बढ़ना लिखा हुआ, ठीक है, जाना जाता है। मतलब विशिष्ट से, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो बढ़ने की प्रक्रिया है, ठीक है, उसको कहा जाता है आगमन विधि। और इसी का जस्ट उल्टा 2017 में एक पूछा गया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, जिसको निगमन विधि कहते हैं, ठीक है। 2017 में ये पूछा गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है 2016 का है, मतलब ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है जो आता ही रहता है। समझ लो क्या बात।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 5 संख्याओं का औसत 80 है। जिन्होंने हमारे उन प्रीवियस, इससे पहले भी हमने 3 वीडियो और बना लिए हैं, जिन्होंने उस वीडियोस को नहीं देखा है उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक अवेलेबल कर दिए हैं। वहां से आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये भी आप जान सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 80 है। यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है तब औसत 90 है। अतः हटाई गई संख्या, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अगर आपको औसत का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट रखने पड़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला है तो औसत जानना। औसत कैसे निकलता है? औसत मतलब होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, कितने लोग हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आप याद जानिए। दूसरा, अगर योग निकालना है आपको तो कुछ नहीं करना है, संख्या को औसत के साथ गुणित कर लो। औसत गुणा संख्या। यदि आपके प्रश्न में औसत दिया हुआ है तो ये वाला लगाएंगे, और औसत निकालना है तो ये वाला लगाएंगे। ठीक, तो चलिए यहां पर आपको करना कोई मतलब फार्मूला वगैरह सूत्र वगैरह याद नहीं रखना है। आपको 3 कॉलम बनाना है, संख्या, औसत और योग का। 5 संख्याओं का, कितने लोग हैं? 5, औसत 80, योग आपको चाहिए। तो यहाँ पर योग कैसे निकलता है देख लीजिए। औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40, 400 हो गया। अब एक संख्या को हटा दिया जाता है, मतलब संख्या मेरे पास रह गया केवल 4, और इनका औसत हो जाता है 90। तो 9 चौक कितना हो गया? ये 36। मतलब 5 लोग थे जिनको जोड़ने पर 400 आ रहा है, और अभी 4 लोग हैं जिनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। मतलब 40 कम हो गया। मतलब जो निकला वो कितना निकाल लिया अपना? 40 निकाल लिया। सीधी सी बात है। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पर इसको लॉजिकली, ये तो समझाने वाली चीज है, यहाँ पर समझना हमको कैसे। देखो यहाँ पर 1 कम हुआ, और यहाँ पर उनके जोड़ में कितना कम हुआ? 40। जो निकला मतलब वो 40 था। सीधी सी बात है। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जिसमें लिखा है A/B बराबर C/D। अब A/B में दोनों तरफ -2 कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लघुत्तम निकाल के इसको तिर्यक गुणा कर दिया। तो इस प्रकार के हल करने के जो विधि है, उस विधि को क्या कहते हैं? सांश्लेषिक, विश्लेषिक, आगमन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो विधि है वो कहलाएगी आपकी सिंथेटिक मेथड, मतलब सांश्लेषिक विधि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस क्षेत्रफल को प्रायः सभी समतल सतहों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, वृत्त के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब त्रिभुज से हम आयत निकाल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का निकाल सकते हैं, और वृत्त का भी निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणित की पाठ्य चर्चा में करिकुलम, ठीक है, पाठ्य चर्चा को अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है, का के मुख्य गुण है। तो क्या गुण है? ऑप्शन में दिया हुआ है, महत्वाकांक्षी, सुसंगत, महत्वपूर्ण गणित सीखना, और उपरोक्त सभी।
तो याद रखिए गणित की पाठ्य चर्चा में जो गुण है वह ये तीनों ही गुण शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी गुण। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97 क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि 16 मजदूर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तब 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है ना, जिसमें अपन P1 D1 T1 ये वाला जो क्वेश्चन है W1, और भी मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाए हैं उनमें ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यही क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप का जो इतना भी पैटर्न पढ़ा रहे हैं उसी पैटर्न में है। अगर आपको जितने अपन ने क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखा है, उन्हीं में से कर लेंगे तो कम से कम आपका 80-90% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है वो। चलिए यहाँ पर आएगा P2 D2 T2 बटे W2। अब ये P क्या है? P माने व्यक्ति, ठीक है। D क्या है? D मतलब दिन, डेज। T क्या है? समय, मतलब एक दिन में कितने घंटे काम करता है। और W क्या है? वर्क, मतलब कार्य। तो चलिए यहाँ पर देखिए दो परिस्थितियां हैं। पहले बोला है 16 मजदूर और 10 दिन, बाकी समय नहीं दिया, ठीक है, एक काम। तो यहाँ पर रख दीजिए भाई जो दिया है उसको, P1 16 गुणित D1 10। टाइम अगर जो नहीं दिया है उसको छोड़ दीजिए आप, बटे W, काम कितना करना है मेरे को? एक काम करना है। तब 20 मजदूर, मतलब दूसरे कंडीशन में बोला है 20 मजदूर उसी काम को, मतलब सेम वही काम है, काम एक ही है, कितने दिन में? D2 निकालना है इस बार। तो रख दीजिए यहाँ पर 20 गुणित D2 बटे, काम तो वही है, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसल। 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर आपका आ जाएगा D2 बराबर 8 दिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला है एक वाहन 5 मिनट में 2 किलोमीटर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, तथा 5 सेकेंड में 600 मीटर चलता है, तब वाहन की औसत चाल है लगभग। देखो कभी भी अगर आपको औसत चाल से प्रश्न आए, ठीक है, इससे औसत चाल से, तो मैं आपको बता देता हूं इसके 3 तरीके हो सकते हैं पूछने के। बुक में 2 दिया रहता है लेकिन मैं बता रहा हूं 3। पहला, समान समय। दूसरा, समान दूरी। और तीसरा, दोनों अलग। दोनों अलग का तात्पर्य है इससे समय एवं दूरी दोनों ही डिफरेंट दिया रहेगा, इसका तात्पर्य है। देखो जब भी समय आपको समान दिया हुआ है ना, समय 1 घंटे में 5 किलोमीटर से, 1 घंटे में 6 किलोमीटर से, है ना, तो इस स्थिति में आप u प्लस वी बटे 2, जो अलग अलग चाल है ना, उसको क्या करेंगे आप? जोड़ के क्या करेंगे? बटा 2 करेंगे। समान दूरी के लिए, अगर आपको 2 के लिए बता रहा हूं ना, केवल 2 2 दिया है तो 3 दिया रहेगा तो क्या करना है? u प्लस वी प्लस डब्ल्यू जो भी ले लो, बटे 2, बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर दूरी समान है तो 2 गुना करना है दोनों के गुणा को, u और v, और बटा करना है दोनों को योग से। उसी प्रकार अगर 3 दिया रहेगा तो 3 गुणित u गुणित v गुणित w, तीनों का गुणा करना है, 3 से भी गुणा करना है। और इसमें क्या करना है? एक एक जने को एक एक बार छोड़ना है, मतलब एक बार u छूटेगा, एक बार v छूटेगा, एक बार w छूटेगा, और जोड़ी जोड़ी में गुणा करना है।
पहले यू को छोड़ दिए तो v गुणित w बीच में लगाना है प्लस, एक बार v छोड़ दिए तो u गुणित w प्लस, एक बार w छोड़ दिए तो u गुणित v। इस तरह से ये फार्मूला बनता जाए। 4 में भी वही लॉजिक लगेगा, 4 गुणित 4 लोग रहेंगे, इसमें एक एक जन छूटते जाएगा, 3 3 का जोड़ी बनेगा, वो भी 4 बार बनेगा। तो इस तरह से लॉजिक लगते जाता है। लेकिन जब दोनों डिफरेंट हो, समय और दूरी दोनों डिफरेंट हो, तो वहां पर आप सबसे पहले आप उसका चाल निकाल लो। ठीक है, तो यहां पर 3 कंडीशन दिया है। पहला 5 मिनट 2 किलोमीटर। तो अब ध्यान से सुनेंगे भाई, प्रति यहाँ पर आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब 5 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा है, तो यह 1 घंटे में कितना चलेगा? 1 घंटे माने 60 मिनट, मतलब इसका कितना गुना करना पड़ेगा? 12 गुना। मतलब वो दूरी 12 गुना चल लेगा, तो मतलब 1 घंटे में 24 किलोमीटर चल लिया। एकदम सामान्य चलना है हमको, कोई सूत्र वगैरह फार्मूला रटना ही नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है वो देखते हैं। दूसरा कह रहा है 1 घंटे में, ये तो पूरा पूरा दे दिया भैया 1 घंटे। 1 घंटे का इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि चाल निकाल रहा हूँ। 1 घंटे में बोल रहा है ये 40 किलोमीटर, सॉरी, है ना, 40 किलोमीटर। माने इसकी जो चाल हो गई, यहाँ पर आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये हो गई हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा कह रहा है, जब ध्यान सुनेंगे, 5 सेकंड में 600 मीटर। ठीक है, 5 सेकंड में, सॉरी। ठीक, तो पहले तो 1 सेकंड का निकाल लो, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 5वां हिस्सा, मतलब कितना जी? 120 मीटर। आपको 1 घंटे का निकालना है, तो 1 घंटे मतलब होता है 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड का आ जाएगा 120 गुणित 3600। क्योंकि ये मीटर में है, इसको किलोमीटर बनाना है, तो 120 गुणित 3600 बटे में क्या करना पड़ेगा आपको? 1000। ये कट गया और ये आ जाएगा 342। करके गुणा करके देख लेते हैं भैया। 12 छक्का 72 का 2, ये 3 है, हासिल आया 7, 12 तिया 36 और 7। तो ये आ जाएगा आपका 1 घंटे का, इसका भी निकल गया, तो ये आ जाएगा 432 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पर देखो सबके पास समय बराबर हो गया है, मतलब ये 1 घंटे में 432 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ पर देखो सबके पास समान समय है। ठीक है, 1 घंटा यहाँ भी है, 1 घंटा यहाँ भी है, 1 घंटा भी यहाँ भी है। तो करना कुछ नहीं है, जब समय समान हो चुका है तब क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए। 24 धन 40 धन 432 और बटे में कर दीजिए 3, क्योंकि ये 3 का है। तो 4 कितना आ गया हमारा? 4 और 2 कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, 4 3 7 2 9 आ गया और 4 का 4 आ गया, बटे में कितना आ गया? 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 पंचे 15, 4 बचा, सॉरी 3 एक कम 3, 3 छके 18 होगा, 1 बचा, 3 पंचे 15.33, और ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। माने 3 घंटे में इतना दूरी तय किया कुल, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। वर्तमान पाठ्य चर्चा का के दोष हैं? ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तक केंद्रित,
ऑप्शन नंबर बी है विषयों में सहसंबंध का अभाव, ऑप्शन नंबर सी लचीलेपन का अभाव, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वर्तमान पाठ्य चर्चा के जो दोष हैं वो केवल, मतलब वो कहना चाह रहा है केवल बंदा है, आदमी है या छात्र है, वो पाठ्य पुस्तक तक सीमित हो जा रहा है। विषयों में संबंध का अभाव है, एक दूसरे को कैसे संबंधित करना है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, वो, और लचीलेपन का अभाव है ना। ये तो उपरोक्त सभी क्या है, दोष उसमें शामिल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ, ठीक है, 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह खाली स्थान पर केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है, ऑप्शन देख लेते हैं। परिभाषाओं और सूत्रों को याद कराने पर, बिल्कुल नहीं हो सकता ये तो, ठीक है, याद करने वाला चीज आजकल हट गया है। नियमित गृह कार्य जमा कराने, बिल्कुल गलत। गतिविधि में शामिल करते हुए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान एवं अनुदेशन, मतलब लेक्चर, तो लेक्चर की तो बात ही नहीं करता भाई, है ना आजकल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सक्रिय भागीदारी के साथ शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी बनाना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। ये है, यही सॉल्व करते हैं। आगे अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट, दोनों का लघुत्तम ले लिए 4, और 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 और 5 कितना हो गया 9। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो ये आ गया 1 प्लस 9 का आ गया 3, 4 का आ गया 2, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको और ले लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, कितना हो गया ये 5/2, 5/2 माने 2.5। अब इसको जरा ऐसा थोड़ा सा कर सकते हैं क्या, देखो जरा, ऊपर नीचे कर लिए, ये 2 का जोड़ी बन गया, तो अंडर रूट में कितना आ गया ये 10, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखो ये 9 से थोड़ा सा ज्यादा है, अगर 9 होता तो 3, मतलब 3 दशमलव कुछ आएगा, समझ लीजिए बटे में 2, ठीक है। मतलब ये 1.5 से कुछ ज्यादा रहेगा भाई, 3 का आधा तो 1.5 होता है, 1.5 मतलब 1.5, ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो 1 से छोटा हो गया है, ये भी 1 से छोटा हो गया है, आएगा नहीं, है ना भाई। अब ये 3 का आधा 1.5 होता है, तो 1.5 ये तो छोटा हो गया, 3 का आधा करेंगे तो 1.5, ये छोटा हो गया, तो ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन। ऐसे सॉल्व करना भैया, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, क्लियर हो गया बात। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सबसे पहले किसको बोलते हैं वो जान लीजिए, जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सके। द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर ये आपका जो जो रिपीटिंग होता है, अशांत अशांत आवर्ती, ध्यान सुन लीजिए, अशांत आवर्ती, अशांत मतलब दशमलव के बाद नहीं रुक रहा है, देखिए 3 आ रहा है, लेकिन आवर्ती माने बार बार वही आ रहा है ना, ऐसे परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। और जो शांत दशमलव है वह भी परिमेय संख्या बनते हैं, समझ रहे बात को। तो कौन अशांत अनावर्त, तो कौन है जो अपरिमेय बनता है,
अपरिमेय का मतलब जैसे कि √2, √3, है ना, पाई, या हम बोल सकते हैं अशांत अनावर्ती। ये इसके क्या बनते हैं? अपरिमेय। क्योंकि जब √2 को दशमलव में बदलोगे तो वह कभी भी दशमलव के बाद रुकेगा नहीं, मतलब अशांत है पहली बात तो। दूसरा, जैसे यहाँ पर बार बार रिपीट हो जा रहा है, चाहे एक चीज हो चाहे दो चीज हो, कोई दिक्कत नहीं, दो चीज हो रहा है तो, है ना, तो ये सब परिमेय बन सकते हैं, बटा बन सकता है। लेकिन ये जो √2, √3 है, पाई है, ये सब अशांत अनावर्ती, मतलब इसका इस्तेमाल दशमलव के बाद वो रुकने वाला भी नहीं है, और अलग अलग आएगा। जैसे 3, 6, 3 आ रहा है तो 6, 3, तो 6 आया तो फिर 5 आ जाएगा, है ना, मतलब अलग अलग आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मतलब ये दोनों तो है नहीं, पहली बात ये समझ लो। अब इसको जरा देखते हैं, ये वाले को, ये वाले को। 81 का 1/2, जब भी घात में 1/2 है, माने वो रूट की बात कर रहे हैं, समझ लो। तो √81 का कितना आ जाता है? 9 आ जाता है ना। बीच में गुणा लगा हुआ है 18, जब भी माइनस है ना भाई, 18 माइनस में अगर कोई घात रहता है तो उसको 1/, लिखते हैं तो धनात्मक बन जाता है। अब ये 1/वर्गमूल क्या बन गया? 18। तो 18 तो किसी का वर्गमूल नहीं आता, है ना भाई। तो ये क्या हो गया? वर्गमूल के अंदर आ गया है ये। तो इसको लिखेंगे 3√2। अब ये 3 कैसे लिखा? इसको लिखेंगे 9 × 2। 9 का तो कितना आ जाएगा? 3 आ गया। ये 2 का जोड़ी नहीं बन रहा है, इसलिए वर्गमूल 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वर्गमूल आया, वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। मतलब ये जो उदाहरण है वही क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या है? हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा कक्ष 20 फीट लंबा, ठीक है, 20 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा तथा 12 फीट ऊंचा है। चलिए बना देते हैं, यहाँ पर एक लंबा, चौड़ा और ऊंचा बना लेते हैं। ये बना लिया हमने। कितना कितना बोला है? 20 फीट, फिर 15 फीट, और ये 12 फीट। अब करना क्या है? इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? बोल रहा है 60 लोग। ठीक है। एक छात्र को 50 घन फीट स्वच्छ हवा की आवश्यकता है। एक बच्चा, एक विद्यार्थी, है ना, एक विद्यार्थी बराबर कितना है? 50 घन फीट हवा, मतलब आयतन है। घन फीट है मतलब आयतन में दिया है। तो वैसे कितने विद्यार्थी यहाँ पर? 60 विद्यार्थी। तो भाई एक आदमी या एक विद्यार्थी को 60 घन फीट की हवा की जरूरत पड़ रही है। उस हिसाब से 60 विद्यार्थी को, ठीक है, 60 विद्यार्थी को कितनी जरूरत पड़ेगी? 50 × 60 माने 3000 घन फीट। ठीक है। अब देखते हैं ये कमरा है कितना बड़ा है, मतलब कमरे का आयतन देख लेते हैं। तो कमरे का आयतन क्या हो जाएगा? ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। चलिए रख दीजिए मान को। तो कितना हो गया? 20 × 15 गुणित 12। 15 12 में 180, दोने 360, 3600। मतलब कमरा है, कमरे में इतना हवा आ सकता है, एक घन फीट में आएगा। मतलब जो कमरे के अंदर हमारा 3600 घन फीट का जगह है, मतलब 3600 घन फीट हवा आ सकता है। और वो लोग केवल उसमें से कितना उपयोग कर रहे हैं? 3000 घन फीट।
ठीक है, तो यहां पर बोला है तब आवश्यकता से, आवश्यकता 3000 की है ना, और हमारे पास कितना हो सकता है वहां पर, उपलब्धता कितनी हो सकती है 3600, मतलब आवश्यकता से वह कितना ज्यादा है 600 फीट, है ना, 600 घन फीट हवा ज्यादा उपलब्ध है, उसी चीज को पूछा है ना भाई। मतलब उस कमरे का जो आयतन है, मतलब उस कमरे में कितना हवा आ सकता है 3600, और हमको जरूरत कितने का है 3000, मतलब 600 हमारे पास अभी भी अतिरिक्त हवा है कमरे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है, चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों को गणित समझने में मदद करना, उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो यहां पर गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो यही होना चाहिए, है ना, क्या उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का क्या करना है, विकास करना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। चलिए आते हैं 105 में। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। ये एक सरलीकरण का है, सरलीकरण मैंने अभी 4 वीडियो बनाए हैं, चौथा है ये, तो चारों में ही सरलीकरण का प्रश्न आया हुआ है, मतलब सरलीकरण आएगा ही आएगा। चलिए रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर तो ना तो रेखा कोष्टक है ना छोटा कोष्टक है, दोनों नहीं है ना, तो अब सीधा किस में चलते हैं, मंझले कोष्टक की ओर चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 2 गुणित 5 धन, ये 5/2 मतलब होता है 2.5, 2.5 मतलब होता है 2 और आधा। तो चलिए 5/2 माइनस 1/1 करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 12 माइनस 2 गुणित 5 धन, ये दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 2, 5 माइनस 5 एक कम 5, 2 एक कम 2, कितना आ गया 3। ठीक है, अब देखो ये पूरा ब्रैकेट है इसके अंदर, अब ये ब्रैकेट हट गया क्योंकि ये एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया। कभी ब्रैकेट अगर सिंगल नंबर में कन्वर्ट होता है फिर ब्रैकेट हट जाता है। अब देखो ये पूरे एक ही ब्रैकेट के अंदर आए हैं, तो इसमें माइनस भी है, गुणा भी है, प्लस भी है, तो सबसे पहले होगा गुणा होगा, तो 12 माइनस 10 प्लस 3 बटे कितना 2। अब इसको माइनस प्लस कैसे भी कर लो, ये आ गया 2 आपका, प्लस 3/2। ठीक है, तो 2 दूने 4 और 3 कितना हो गया, ये 7/2। जैसे ही एक सिंगल में कन्वर्ट हुआ ब्रैकेट बंद हो गया, लेकिन ऑप्शन ने तो दिया ही नहीं है, तो इसका 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 3 अच्छा है, 1 बचा तो 1/2, तो 3 से ही 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है निर्णय लेने की शक्ति, वैज्ञानिक सोच, याददाश्त क्षमता, विश्लेषण की क्षमता। नहीं होना चाहिए भाई, निर्णय लेने की शक्ति बिल्कुल होना ही चाहिए, वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, विश्लेषण की क्षमता होना चाहिए, याददाश्त क्षमता ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसका निम्न में से किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, भैया याददाश्त क्षमता मतलब रटो, है ना, ये वाला सिस्टम, है ना, गणित का नहीं होना चाहिए गणित शिक्षा में। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 107। सूचना के सभी अंशों को एक साथ रखना तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना कहलाता है। ये वाला जो प्रश्न है ना, मैंने पिछले वीडियो जो कराए उनमें भी ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, मतलब वही वही क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होके आते रहते हैं। तो आप पिछले वीडियोस को देखेंगे ना, काफी हद तक आपको मतलब एक कैटेगराइज हो जाएगा कि ये टॉपिक से आता ही आना है। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा सांश्लेषिक विधि। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो जाना है, सूचना के सभी अंशों को एक साथ रखना तथा साथ रखते हुए ज्ञात और अज्ञात की ओर बढ़ना, ज्ञात अज्ञात की ओर बढ़ना, ज्ञात से लिखा होना चाहिए। तो चलिए इसको बोलते हैं हम लोग सांश्लेषिक विधि। ठीक है, सिंथेटिक मेथड। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है। पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ाने की क्रिया से हटकर सीखने की क्रिया प्रक्रिया पर जोर होता है। मतलब हम पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं, सिखाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें बाल केंद्रित शिक्षण में जाना पड़ेगा। मतलब बच्चा क्या सीख रहा है और पढ़ाना ही है तो हम पढ़ा दिए। बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना, वो पाठ्यक्रम केंद्रित हो जाएगा फिर। ठीक है, या शिक्षक केंद्रित हो जाएगा क्योंकि शिक्षक से मतलब है उसको। लेकिन जो सीखने वाली प्रक्रिया है वह क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित, बच्चों को देख के हम ये कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक, ठीक है, शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, इस प्रकार की गतिविधि बताना है। शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं के समझ की परीक्षा करने में, अपने ज्ञान और विचार को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की, गणित की समझ विकसित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करने में, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करने की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ठीक है, नैरो एम, संख्यात्मक कौशल का विकास, बीज गणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, रैखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो ये हो जाएगा हमारा संख्यात्मक कौशल का विकास करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111। एक भैंस को 10,000 में खरीदा जाता है, खरीदा जाता है मतलब क्रय मूल्य है इसका। ठीक है, सीधा सीधा क्रय मूल्य मतलब 10,000 में हमने खरीद लिया, तथा एक साल में दूध बेचने से 10,000 प्राप्त होता है।
विक्रय हो रहा है, दूध बिक्री, दूध के विक्रय में कितना हो लगा, मिला हमको 10,000 रुपए। और 1 साल बाद भैंस को बेच दिया, भैंस का विक्रय मूल्य है वो है 9,000 रुपए। तो भैया 10,000 का दूध भी बेच लिया है और 9,000 में भैंस को भी बेच दिया। तो 10,000 में खरीदा था लेकिन 19,000 इधर कमाई कर लिया, बिक्री कर लिया, 10,000 का दूध और 9,000 का भैंसा। तो मतलब 10,000 से कितना ज्यादा फायदा कमा रहा है, 9,000 रुपए। तो इसको लाभ हो रहा है कितने हजार का, 9,000 का। ठीक है, तो हमको लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ का प्रतिशत हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित में कितना, 100, और प्रतिशत लाभ को रख दीजिए, लाभ आ गया 9,000 का बटे में 10,000 गुणित में कितना, 100%। 1 2 3 1 2 3 1 और ये 1 और 9 हम आ गया 90%। 90% इसलिए आ रहा है 10,000 में खरीद के 19,000 बेच डाला ना भाई, मतलब लगभग दुगना होने वाला है, 100% फायदा होने वाला है, तो है ना, लगभग उतने के बराबर आएगा। यहाँ पर 100% के आसपास फायदा वाला कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणित भाषा का के मुख्य गुण है शुद्धता, सत्यता, उपरोक्त एवं भी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो गणित जो है एक्यूरेसी पे डिपेंड होता है। ठीक है, एक्यूरेसी माने शुद्धता और ऑथेंटिसिटी मतलब सत्यता। भाई गणित में कोई भी चीज को बिना परखे हम ऐसे ही नहीं बोल सकते, उसके लिए प्रमाण देते हैं और जो रहता है आता है गणना करते हैं, एकदम शुद्धता रहता है। तो ये दोनों ही बातें सच हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। चलिए, गणित शिक्षण विधि कक्षा में यह एक तरीका है शिक्षकों के बॉडी एक्शन का, विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन का, याददाश्तीकरण का, मानसिक व्यायाम का। तो इसका आंसर गणित शिक्षण विधि कक्षा में यह एक तरीका है विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन का, प्रस्तुतिकरण का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ मतलब लघुत्तम और महत्तम की बात कर रहा है, क्रमशः 30 तथा 3 है, तब इन संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। संख्या, एक संख्या 10 हो सकती है, एक संख्या 15 हो सकती है, एक संख्या 3 हो सकती है। तो याद रखो कभी भी जो लघुत्तम है मेरा एलसीएम है वह उस संख्या से भाग होगा, से भाग होगा। ठीक, पहला चीज। दूसरा जो एचसीएफ है वह दिए हुए संख्याओं को क्या करेगा, भाग करेगा। तो क्या 10 है ना, ये जो एलसीएम है वह 10 से भाग होगा, हाँ बिल्कुल होगा। दूसरा चीज एक और बात पूछना है, 10 3 से या 10 को जो 3 है वह भाग करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो दोनों होनी चाहिए, मतलब संख्या के पहाड़े में लघुत्तम दिखना चाहिए और महत्तम का पहाड़ा पढ़ो तो संख्या आनी चाहिए, दोनों बातें हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 के पहाड़े में तो 10 कभी आएगा नहीं, तो ये वाला संभव नहीं होगा, क्योंकि 15 और 3, 15 का आप करके देख लो, 15 दूने 30 और 3 के पहाड़े में कौन आएगा, 15 आएगा। ठीक, 3 का पहाड़ा पढ़ के देख लो 30 आएगा,
3 के पहाड़े में 3 आएगा ही, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, मतलब इनमें से कोई नहीं तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई संभव होगा ही। अब बचा कौन? पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है? विद्यार्थी अपने व्यवस्थित ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अपने को सम्मिलित कर खाली स्थान में, प्रयोग में, आत्म परीक्षण में, सामूहिक कार्य में, ब्रेन स्मार्टिंग सेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग में सम्मिलित करके। सत्य नहीं है वो बताना है हमको। तो 115 का क्या होगा? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। प्रयोग, आत्म परीक्षण, सामूहिक कार्य, ब्रेन स्टॉर्मिंग लिखा है क्या? स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग इंग्लिश में लिखा है स्टॉर्मिंग सेशन से। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ एग्जामिनेशन। विद्यार्थी अपने व्यवस्थित ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन से नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट, ग्रुप वर्क और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करके कर सकते हैं। आत्म परीक्षण स्व आकलन हो गया, स्व आकलन से कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सत्य नहीं है। फिर इन हो गया। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। अब देखो ध्यान से समझो, यहां पर दिया है क्वेश्चन, रीड करते हैं। यदि मूलधन आधा कर दिया जाए, दर दुगना कर दिया जाए तथा समय अचर रखा जाता है, मतलब बदला नहीं जाता, तब पुराने एसआई साधारण ब्याज और नए एसआई का अनुपात। चलिए दो परिस्थिति, दो अखाड़ा बना लेते हैं। यहाँ मूलधन को ले लिया मैंने P, दर को ले लिया R और समय को ले लिया T। तो साधारण ब्याज है ना, ओल्ड ले लेता हूं, वो मतलब ओल्ड। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक, चलिए अब हमारे पास बोला है दूसरा नया, ये ओल्ड है, मॉडल है पुराना। अब नया, न्यू, न्यू मतलब नया। तो क्या बोला है? मूलधन को आधा करने को बोला, दर को दुगना करने को बोला और समय वही रखना है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं एसआई मतलब ब्याज, साधारण ब्याज न्यू, एन मतलब नया वाला। तो सूत्र क्या रहता है? मूलधन, तो मूलधन तो यहाँ पर P/2 है। चलिए मूलधन गुणित दर गुणित समय वही रखना है और बटे में कितना जी? तो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। ये आंसर आ गया P गुणित R गुणित T बटे में कितना आ गया? 100। तो आपने देख रहे होंगे यहाँ पर पुराना जो था अभी भी वही नया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब परिवर्तन नहीं हुआ मतलब पहला और दूसरा सेम है, तो ऑप्शन में कौन सा आ रहा है हमारा? 1:1। ऐसा लेना है कि दोनों अनुपात बराबर हो, मतलब है ना, मतलब पहला जितना है देख लीजिए, जो पहले था अभी भी वही का वही है, मतलब दोनों में कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। तो 1:1 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोला क्या है, इसको जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। 1 घन फुट मिट्टी की माप 50 kg है। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 घन फुट, है ना, वजन, ये हमारा आयतन है और ये क्या है? वजन है, समझ लो। कितना केजी बोल रहा है? 50 किलो। यदि एक यदि 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा बगीचा, तो चलिए बगीचा बना लेते हैं। बगीचे में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल दिया गया है, उसको रख दे। कितना कितना बोला है? 5, 4 और क्या जी? 3। ठीक है, तो चलिए इसका निकाल लेते हैं आयतन, मतलब इतना मिट्टी निकल रहा है, इतना मिट्टी।
ये आएगा वो घन फुट में आएगा, घन फीट में आएगा। तो चलिए आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आ गया 5 × 4 × 3, कितना आ गया, 5×4 = 20, या कितना आ गया 60। अब ये 60 घन फीट आया है। 1 घन फीट का वजन कितना है, 50 किलो। तो इसमें से कितना मिट्टी निकल रहा है जी, 60 घन फीट, माने 50 किलो का 60 गुना हो जाएगा। तो कुल वजन बराबर क्या हो जाएगा, 60 × 50, है ना भाई। और जो आंसर आएगा वो किलोग्राम में रहेगा। तो कितना आ गया मेरा, 6×5 = 30, 3000 किलो। लेकिन जो आंसर दिया है वो तो क्विंटल में है। तो 1 क्विंटल का होता है 100 किलो। तो अगर मैं इसको 100 से भाग दे दूं तो किलोग्राम है वो क्विंटल बन जाएगा। तो 0 0 कैंसिल कर लो, है ना भाई। यहाँ पर कितना आ गया, 30 क्विंटल। ठीक है, तो हमारे ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118, गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं, अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा। तो क्या होना चाहिए इसका, इसका शॉर्ट नेम दे दिया है ना। बोला है चित्र, प्रतीक, भाषा, अनुभव। प्रतीक, चित्र, अनुभव, भाषा। अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा। अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक। तो सबसे पहले अनुभव, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अनुभव, फिर भाषा, फिर चित्र, फिर प्रतीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक संख्या का, पता नहीं कौन सी संख्या है अभी, चलिए मान लेते हैं एक्स, अब गणित में जानते हैं मानते हैं एक्स का कितना प्रतिशत, 60.25%, जो कि बराबर आ जाता है किसके, 964 के। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, एक्स निकाल लेते हैं। एक्स का मतलब गुणा 60.25, प्रति को प्रतिशत माने बटे में कितना आ गया, 7×100, 9×4। ठीक है, अब इसको और भी बटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ध्यान देंगे हम, एक्स का मान निकालने के लिए 964 बटे में है गुणित 100, और बटे में कौन आ जाएगा, 60.25। एक्चुअल में 60.25 के पहले मतलब समझिए आप, 60 तो पूरा रहेगा ही, ये 0.25 है, मैंने 25 पैसा, 25 पैसे मतलब होता है 1/4। समझ रहे बात को। तो ये अगर 6×4 = 24 और एक कितना, 240 और एक 41, तो 241/4। तो जो हमारा 60.25 है उसको बटा में 241/4 लिखा जा सकता है। तो चलिए लिख देते हैं। तो आ गया 964 गुणित 100 बटे 241 बटे में कितना, 4। अब देखो यहाँ इसका 4 गुना करोगे तो ये आएगा, 24×4 = 96 होता है, 4×1 = 4, इसका 4 गुना आ गया। अब बटा का ये और बटा है तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो 4 × 4 × 100 कितना आ गया, ये 1600 आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात। ठीक, 25 पैसा 0.25 है, पूरा पैसा पूरा रुपया नहीं बना है, दशमलव में है। 25 पैसा क्या लिखेंगे, 1/4 हिस्सा है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा आज का अंतिम है,
जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा होगा, आपको नॉलेज थोड़ा सा भी मिल रहा होगा, बिल्कुल इसे लाइक शेयर बिल्कुल कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं तो लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, जब भी ये वितत भिन्न का प्रश्न है, वितत भिन्न का मतलब होता है बटे के अंदर बटा, ठीक है। तो उसमें के लिए क्या करना है, आपको कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चीजें जैसे a बटा बी बटे में c बटा डी है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा होगा, बीच वाला बीच के साथ, और ये लिखाएगा a गुणित डी बटे बी गुणित सी। ये हो गया। दूसरा चीज ध्यान ये देने वाली बात है, अगर a अकेला है और बटे में b बटा सी है, ठीक है, तो a के साथ गुणा हो जाएगा c और बटे में आ जाएगा b। अब मान लो आपके पास a बटा b है, ऊपर वाला बटा में है और नीचे वाला अकेला है, ये a अकेला रहेगा और b गुणित क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। एक बढ़िया मजेदार चीज है, अगर मैं एक के साथ कोई भी चीज बटे वाले को प्लस करता हूं, तो मजेदार ये है कि दोनों को जोड़ देना है, मतलब x और y को जोड़ देना है और बटे में क्या ले लेना है, y ले लेना। ये इससे क्या होगा, जल्दी काम आसान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है, ये समझ लो x है, ये y है, ठीक है ना। ये आ जाएगा मेरा एक धन एक बटे एक धन एक बटे, अब इसको जल्दी करेंगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3/2। अब एक अकेला है और 3/2 बटे में है, तो ये इस रूप को फॉलो कर रहा है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे के साथ गुणा होगा, तो 2 1 कम 2 ऊपर में रहेगा। चलिए, एक धन एक बटा एक धन, ये 2 1 के साथ गुणित हो जाएगा भाई, 2 1 कम 2 बटे में 3। फिर ये वाला नियम को फॉलो कर रहा है, तो यही आएगा एक धन एक बटा, वही 3 और 2 कितना हो गया, 5 बटे में कितना आ गया, 3। फिर ये वाला है, इसको फॉलो कर रहा है, तो आ जाएगा एक धन 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 1 कम 3 बटे में कितना, 5। अब ये वाला इस सिस्टम को फिर फॉलो कर रहा है, तो कितना, 5 और 3 कितना हो गया, 8 बटे में कितना आ गया, 5। इतना आसानी से आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो 2016 छत्तीसगढ़ टीईटी CGTET 2016 का जो पेपर हुआ था, उस जो प्राइमरी लेवल मतलब मॉर्निंग शिफ्ट से रिलेटेड था, जिसमें शिक्षक पात्रता कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए मिलती है, उनके गणित के भाग के सभी प्रश्नों को एक एक करके हमने यहाँ पर हल किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और इसी तरह से हमारे और भी एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम लोग अब इसका जो पेपर है 18 सितंबर 2022 को, मतलब आज से 1-2 दिन बाद पेपर है, तो आप उस अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।